आज का हमारा जो टॉपिक है वो सूचना के अधिकार अधिनियम को लेकर के है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से संबंधित ये आज का हमारा मुद्दा है। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे ऐसे व्यक्ति जो आरटीआई का यूज़ कर रहे हैं, जिनको विसिल ब्लोअर कहा जा रहा है। आप आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करते हो और गवर्नमेंट के जो फंडिंग है उसकी जानकारी हासिल करते हैं। जैसे कि यदि आप गांव में रहते हो, विलेज लेवल पर मनरेगा के अंतर्गत कितना पैसा आया है, ठीक है, और अन्य जो योजनाओं के अंतर्गत में जो पैसा आया है वो कितना आया है, कितना सरपंच ने खर्चा किया, एक एक जानकारी का हिसाब आप रख सकते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि आज के टाइम में जो विसिल ब्लोअर्स हैं, जो अपने आप को एक जागरूक नागरिक समझते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। कितना लोगों को लाभ मिला है और नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला। यदि आप सूचना के अधिकार एक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको फिर धमकी मिलना चालू हो जाती है। आप जिस किसी से भी जानकारी मांगते हो, आगे चल कर के वो आपको धमकाना चालू कर देगा। इस प्रकार से कई सारे इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके ऊपर में अटैक बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा इस आर्टिकल में हमको बताया जाता है। आप ये समझ लो कि यदि सूचना के अधिकार के जो उपयोगकर्ता हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है तो कुल मिलाकर के हमारा जो लोकतंत्र है उसके ऊपर भी, हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर भी खतरा मंडराते जा रहा है। एक बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। यदि हम इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि जो आरटीआई यूज़र्स हैं वो फेस कर रहे हैं डेथ को, ताकि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ज़िंदा रह सके, तो आप ये समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी को ही इस बात का खतरा है। क्योंकि आप इस फैक्ट को इग्नोर कर दे रहे हैं कि लोग डेमोक्रेसी को बचाने के चक्कर में अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। ऐसे कई सारे हम एग्जाम्पल आगे देखेंगे। आरटीआई एक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, आप ये देखोगे कि इसका इस्तेमाल आजकल उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा। हो भी रहा है तो वो किस प्रकार से कम हो रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आरटीआई एक्ट के माध्यम से हमने जो कानून बनाए हैं, ठीक है, तो जो सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी क्लासीफाई इसको करती है कि विश्व के जो महत्वपूर्ण नियम बने हैं, कानून बने हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण कानून है आरटीआई एक्ट का। आरटीआई के माध्यम से आप पार्टिसिपेट करते हो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। किस प्रकार से आप इसके अंतर्गत में आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हो। कोई भी संबंधित विभाग की यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप आरटीआई एक्ट लगा के उस संबंधित डिपार्टमेंट की जानकारी हासिल कर सकते हैं। जितनी भी जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी सिटीजन, आम नागरिक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है उसको आप जवाबदेह बनाते हो, ठीक है, कि नहीं, जनता हमसे जवाब मांगेगी, हम भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, हम कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते। इस प्रकार से आप कुल मिलाकर के जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको अकाउंटेबल बनाते हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो पारदर्शी तरीके से काम करती है। फैक्ट वाली बात ये है, इस कानून का इस्तेमाल भारत के सब लोग करते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई एक्टिविस्ट हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, रिसर्चर, जर्नलिस्ट और ऑर्डिनरी फॉक भी, मतलब कि आम जनता तक इसका इस्तेमाल करती है। और जो इसके उपयोग करता हैं उनके ऊपर अटैक होना चालू हो गए हैं, उनको धमकी भरी मैसेज आएंगे, कॉल आएंगे, इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं और किसी किसी की तो डेथ भी हो गई है। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे करके निपट सकते हैं, आगे हम इसके बारे में देखेंगे। अब ये जितने भी जो लोग हैं ना,
ये सब लोग सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनका जवाब भी पा सकते हैं। ऑन द यूज़ ऑफ पब्लिक फंड, ठीक है, जनता का जो पैसा आया है उसका आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करे हो। इसके अलावा यदि कहीं पर करप्शन हो रहा है तो आप उसको उजागर कर सकते हो, ठीक है। जितने भी प्रकार की जो पंचायत है, पंचायत से लेकर के आप पार्लियामेंट तक यदि कहीं करप्शन हो रहा है तो उसका भी आप खुलासा कर सकते हो। अब यदि हम इसकी अंडरस्टैंडिंग और यूज़ को लेकर के बात करें आरटीआई की, ठीक है, ये काफ़ी शाइनिंग एग्जाम्पल है हमारे सामने, जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं अपने प्रजातंत्र में, अपने लोकतंत्र में, अपनी डेमोक्रेसी में। ये अभी करंट की रियलिटी है। अब हम देख रहे हैं कि जो एक्टिविस्ट लोग हैं उनकी किस प्रकार से हत्याएं की जा रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली वाली बात यह है, दुर्भाग्यवश ऐसा हो रहा है कि आरटीआई का एक डेंजरस साइड भी है। वो डेंजरस साइड ऐसी है कि जो आरोपी व्यक्ति है, ठीक है, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि इसने कहीं पर फ्रॉड किया है, आपने आरटीआई एक्ट का खुलासा करके ये बात प्रूव कर दिया है, तो ये जो विरोधी व्यक्ति होते हैं ना, आपके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर की बात यह है, जब से ये कानून इम्प्लीमेंट हुआ है लगभग 100 आरटीआई एक्टिविस्ट, पूरे देश भर में 100 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी जानें गई हैं, जिन्होंने सच का खुलासा किया था आरटीआई एक्ट के माध्यम से। और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको डेली हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। तीसरे नंबर की बात यह है, अब रियलिटी वाली बात यह है, जो हमारे देश का जो स्ट्रॉन्गेस्ट लॉ माना जाता है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, तो इस लॉ की जो अकाउंटेबिलिटी है वो कैसी होना चाहिए, सिस्टमेटिकली इसको एड्रेस करना पड़ेगा। किसके माध्यम से? हमें इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग लीगल इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड बनाने की ज़रूरत है। ये इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड कैसा रहेगा, हमें किस प्रकार की संस्था की ज़रूरत है जो इस समस्या का निदान कर सके, ये हम आगे देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बिहार का उदाहरण यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। बिहार इस प्रकार के जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस जगह मानी जा रही है, जबकि ये जो राज्य था शुरू में ये प्रमोट करने वाला राज्य बना था, ठीक है। और आरटीआई यूज़र की डेथ के मामले में भी नंबर 1 पर है बिहार। लगभग 20 आरटीआई उपयोगकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। 2010 से लेकर के आज तक का डाटा आप देखोगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बिहार की हम बात कर रहे हैं। 2018 की ही यदि आप बात कर लोगे ना, तो 6 आरटीआई यूज़र्स की डेथ हुई थी फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन। सरकारी जो प्रोग्राम है, योजनाएं हैं, सरकारी जो संस्थाएं हैं, यहाँ से किसी व्यक्ति ने इन्फॉर्मेशन मांगा था और उसको पब्लिक में जाहिर किया होगा, तो इसी के दौरान 6 आरटीआई यूज़र की डेथ हुई थी। इस प्रकार के जो ब्रूचुअल मर्डर हम देख रहे हैं, इससे न केवल अर्जेंट क्वेश्चन एक खड़ा हो रहा है कि हम कैसे करके इन लोगों को प्रोटेक्शन देंगे जो कि सिस्टम के खिलाफ चाहते हैं कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कीजिए, लेकिन जो स्टेट है उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करे, ठीक है, कानूनी सहायता उनको दो। इसके अलावा टाइम बाउंड ग्रीवांस रिड्रेसल होना चाहिए, पार्टिकुलर इतने टाइम पीरियड में आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हम कर देंगे। साथ में ही आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। यदि कोई आरटीआई एक्टिविस्ट की डेथ हो रही है, कोई मर्डर कर दे रहा है उसका, तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा उसकी फैमिली को। इसके साथ साथ में, ठीक है, जो व्यक्ति की डेथ हो गई है, जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है, अब उसकी जो फैमिली है वो न्याय तक उसकी पहुंच हो सके। ऐसा नहीं है कि उसको न्याय ही ना मिल पाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब इस मंथ के पहले या पीछे यदि आप जाओगे, सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन ने एक
पब्लिक हियरिंग को ऑर्गेनाइज़ किया था पटना में, जहां पर जो विसिल ब्लोअर्स हैं उनकी फैमिली ने डिस्क्लोज़ किया था विसिल ब्लोअर के बारे में कुछ जानकारियां। उन्होंने कहा था ये लोग काम कर रहे थे पब्लिक इम्पोर्टेंस और इंटरेस्ट के मामले को लेकर के, इसलिए इनका मर्डर कर दिया गया। ठीक है, ये करप्शन और इरेगुलरिटी की को एक्सपोज कर रहे थे, जनता को दिखा रहे थे, इसलिए इनका मर्डर कर दिया जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के ये लोग अपनी आवाज़ को उठा रहे थे, बुलंद कर रहे थे, इसलिए इनकी आवाज़ को दबोची गई है। अब जैसे कि कुछ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, आंगनवाड़ी सेंटर है, हाउसिंग स्कीम है, इनमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका ये लोग खुलासा करते थे, जनता तक बात अपनी रखते थे। इसके साथ साथ में कुछ तो इलीगल तरीके से हेल्थ क्लिनिक को ऑपरेट कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं, इसका पता आरटीआई के माध्यम से ये लोग लगाते थे। They had been requesting information that should have been mandatorily disclosed to the public under the section 4। उन्होंने ऐसी जानकारी मांगी थी जिसको अनिवार्य रूप से गवर्नमेंट को जानकारी देना था। इसका उल्लेख किया गया सेक्शन 4 आरटीआई एक्ट में। 6वें नंबर की बात बताई जाती है, इनके जो फैमिली मेंबर्स थे, ठीक है, इनका कहना है यदि आप हमारी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते हो तो आप अपना पद त्याग कर दीजिए, हमें कैसे करके निर्णय मिलेगा। बहुत सारी इनकी समस्याएं थीं। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए जो विसिल ब्लोअर्स होते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, ये परफॉर्म करते हैं बेसिक सिविक ड्यूटी, पब्लिक विजिलेंस को लेकर के, लोगों को जागरूक करने को लेकर के ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, इनको इनिशिएट करना चाहिए टाइमली एक्शन, मतलब कि यदि ये लोग इतने ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं जनता को तो गवर्नमेंट इनको जागरूक करें। दूसरी बात, टाइम टाइम पर एक्शन लेती रहे यदि कहीं पर इस प्रकार का खुलासा हो रहा है तो जो आरटीआई यूज़र्स की किलिंग है, इसके अलावा उनको धमकी दी जाती है, उनकी फैमिलियों को भी धमकी दी जाती है। तो कुल मिलाकर के ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जस्टिस को लेकर के, चाहे वो बिहार हो चाहे वो देश के अन्य हिस्से हों। इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई एक्शन ले ही नहीं रही है। ठीक है, दूसरी बात ये है, पुलिस जो पावरफुल लोग हैं उनके साथ में मिलकर के साठगांठ करती है, तब जाके ऐसा हो पा रहा है। ठीक है, इससे क्या है ना, इनका जो काम चल रहा है ये, मतलब कि ये जो भ्रष्टाचारी चल रही है ना, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है और ना ही उनको जस्टिस कभी मिल पाएगा जिन लोगों की डेथ हो चुकी है। न्यू फ्रेमवर्क की बात यहाँ पर करी जाती है। हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट डिनाई कर दे रही है, मना कर दे रही है एग्जिस्टेंस ऑफ कैजुअलिटीज़ emanating from its acts of omission and commission। लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है इस प्रकार की कोई ज़्यादा घटनाएं हमारे सामने नहीं आ रही हैं। इसी के चलते चलते क्या हो जा रहा है, इसी के चलते चलते जो सिविल सोसाइटी है वो मेंटेन करती है लिस्ट ऑफ पर्सन को जिन्होंने अपने संबंधी की, अपनी व्यक्ति को खो दिया है प्रदर्शन के दौरान। अब काउंटिंग को लेकर के आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, कोरोना के चलते चलते जो लोगों की डेथ हुई है, आपको लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति कोरोना से मरा होगा? ऐसा गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड ज़्यादा होगा? नहीं होगा, क्योंकि गरीब व्यक्ति वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, हॉस्पिटल तक पहुँच ही नहीं पाता, और यदि पहुँच भी रहा है तो कोई और रीज़न उसको बता दिया जाता है कि सांस की बीमारी के कारण मरा है या फिर और कोई प्रॉब्लम के कारण मरा है। तो अब कोविड-19 की डेथ के चलते चलते जो लाभ उसको मिलना है वो लाभ उसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसको डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना लिखा ही नहीं है। तो हमें क्या है, गिनती पे ध्यान नहीं देना, हम गिनती को बिल्कुल छोड़ देते हैं। हमें उन लोगों की वकालत करना है। ठीक है, हमें जो है सोशियो लीगल सिस्टम की तरफ मूव करना है, सोशियो लीगल सिस्टम बनाना है, एक सामाजिक कानूनी
तंत्र बनाने की ज़रूरत है जो कि रिकॉग्नाइज करेगा आरटीआई यूज़र्स को अंडर अटैक एज ह्यूमन राइट डिफेंडर्स। आरटीआई यूज़र के यदि ऊपर अटैक हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं, डिफेंडर हैं, उनकी डेथ हो रही है, आपके ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है जो फैसिलिटेट करेगा, इसके साथ साथ में प्रोटेक्ट करेगा ऐसे विसिल ब्लोअर्स को इन देयर अटेम्प्ट टू परस्यू इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। नहीं तो ये जो वर्ड है ना आरटीआई लेजिस्लेशन का, वो खाली घंटी रह जाएगी। ठीक है, खाली घंटी मतलब फिर वो कोई आवाज़ ही नहीं देने वाला है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जो फ्रेमवर्क हम चाह रहे हैं कि आखिर वो फ्रेमवर्क होगा कैसा, तो उसके कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। तो ये टाइम आ गया है कि स्टेट गवर्नमेंट लीड ले ले इस मामले में। उसको केंद्र सरकार की रास्ता नहीं देखना है कि केंद्र सरकार कब कानून बनाएगी, जब हम उसको लागू करेंगे। आप अपने यहाँ पर खुद अपने से काम करिए। पहले नंबर की बात यह है उस फ्रेमवर्क में जो होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करना चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को। दिशा निर्देश आप जारी करिए जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं उनको कि आप जल्दी से जल्दी अपना काम करिए, टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट कर दीजिए इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस को। ठीक है, जैसे कि किसी का मर्डर हो गया आरटीआई एक्टिविस्ट का, तो आप जो जांच करने वाली एजेंसी है उनको दिशा निर्देश जारी करिए कि 15 दिन के भीतर में आपका इन्वेस्टिगेशन का काम पूरा हो जाना चाहिए, चाहे वो डेथ को लेकर के हो, चाहे वो हरासमेंट को लेकर के हो। सेकंड नंबर की बात ये है, जिस भी व्यक्ति की डेथ हुई है उसके परिवार को आप कंपनसेशन प्रोवाइड करिए। सेकंड नंबर की बात ये हो जाती है अवेलेबल एविडेंस क्लियरली क्या बताते हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की जाती है आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा उसका मर्डर कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो आरटीआई यूजर्स वाज इंफॉर्मेशन दैट should have been mandatorily disclosed in the public domain। अब मान के चलो कोई व्यक्ति ने खुलासा करा था कि कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के सामने रखिए। पब्लिक के सामने रखोगे तो जो अपराधी है वो अपराध करने से डरेगा कि यदि मैं ऐसा करता हूँ तो पूरी जनता जान जाएगी, मेरे खिलाफ में कोई कार्रवाई हो सकती है। इसलिए उस बात को आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है। ऐसा कहा जाता है सेक्शन 4 आरटीआई एक्ट में। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएट तरीके से जल्दी इफोर्ट लगाने पड़ेंगे कि हम जो है इस काम को एक संस्था का रूप दे दें, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें इसको। ठीक है, ताकि जो एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच हो सके उसकी। तो क्या ये पॉसिबल है? तो बताया जा रहा हाँ ये पॉसिबल है। राजस्थान ने इस मामले में एक्टिव लीड अपनाई है, मतलब कि उसने एक्टिव डिस्क्लोज़र किया है। ऐसी जहाँ कहीं भी सूचना आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा आती है उसका खुलासा राजस्थान की गवर्नमेंट ने किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाता है जन सूचना पोर्टल। राजस्थान की सरकार ने जन सूचना पोर्टल चालू किया है। इसके बाद कर्नाटका का महिती कनाजा, ठीक है, जिस प्रकार से राजस्थान ने एक वेबसाइट तैयार किया है, यहाँ पर वो सारी बातें डिस्क्लोज़ करी जाती हैं जो किसी आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा सामने लाई गई हैं। ठीक, तीसरे नंबर का काम हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, जितनी भी केसेस आ रहे हैं, चाहे वो किसी को थ्रेट दी जा रही है, किसी के ऊपर अटैक हो रहा है या फिर किसी को किल कर दिया जा रहा है कोई आरटीआई यूज़र्स को, ठीक है, इसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो लॉयर हो सकता है, कोई एक पार्टिकुलर आम आदमी हो सकता है, अपोजिशन का लीडर हो सकता है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को जल्दी से जल्दी डायरेक्ट करना चाहिए रिलेवेंट पब्लिक अथॉरिटीज़ को। ठीक है, ये जो आयोग है, जो रिलेवेंट पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं
वो जल्दी से जल्दी उसको दिशा निर्देश जारी कर सकता है। किस प्रकार के दिशा निर्देश? कि आप डिस्क्लोज करिए, पब्लिसाइज करिए ऑल क्वेश्चंस को जो कि उस व्यक्ति ने उठाए हैं, उनके आंसर दीजिए, ठीक है, उस यूज़र को। ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप पब्लिसिटी करते हो उस जानकारी की, उस इन्फॉर्मेशन को, तो उसके पास पोटेंशियल है, ठीक है, कि जो आरटीआई यूज़र्स हैं उनके ऊपर जो अटैक हम यदि करेंगे तो उनके जो अपराधी है, अपराधी व्यक्ति के भीतर ये भय पैदा होगा कि हमारी जो जानकारी है सार्वजनिक हो जाएगी, हमको जेल हो जाएगी, लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, लोग हमको वोट नहीं देंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनके भीतर भय पैदा करेंगे। इसके साथ में फिर लास्ट में बात करी जाती है इफ़ेक्टिव लेजिस्लेशन की, ठीक है। हमें प्रभावी एक कानून की ज़रूरत है। सबसे बड़ी आज के टाइम में ये ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी, खूब खींचे थे उन्होंने, ठीक है। जस्टिस टी.एस. ठाकुर और जो जस्टिस ए.के. सीकरी है, इन्होंने गवर्नमेंट की खूब खिंचाई करी थी, ठीक है। 2014 के विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट को अधिसूचित करने में केंद्र सरकार मना कर रही थी कि हम इस एक्ट को लाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखते, ठीक है। सरकार की जमकर खिंचाई हुई, लेकिन दुर्भाग्य वाली बात यह है कि इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। गवर्नमेंट ने कह दी कि ठीक है हम ला लेंगे, अभी हमको टाइम दे दो। तो केंद्र सरकार को विसिल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए एक प्रशासनिक सेटअप करने के लिए, एक विशिष्ट समय सीमा तय करने के लिए उन्होंने कह दिया था। कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर दिया था ये जो कॉन्सेप्ट है विसिल ब्लोअर की, वो ग्लोबली फोनामिनन है, हमारे देश अकेले में नहीं है, पूरे विश्व भर में ये चल रहा है और ये रियल वाली बात है, ऐसा उन्होंने कहा था।